तो कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पेशली ज्वाइंट्स पेन और स्पाइन प्रॉब्लम में मल्टीपल प्रॉब्लम होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल नी पेन से स्टार्ट करते हैं और उसके माध्यम से बहुत सारे ज्वाइंट को समझना है। पहले बीमारी को समझना है कि बीमारी क्या है। अगर आपने, कहा जाता है हम लोग बहुत पहले से ये सुनते आ रहे हैं, बट पता नहीं हम सभी लोग अपने ऊपर उसको लागू करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग भी लागू करते होंगे कि उपचार से ज्यादा इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस। घुटना का दर्द आ गया मतलब उसको इम्यून सिस्टम वाला प्रोटोकॉल लगा देना है, ठीक हो जाएगा, सर ने बता दिया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं। घुटना का दर्द आया है आपके पास, किस एज का व्यक्ति है, क्यों हुआ है ना। एज वाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर 18 से 20 साल का लड़का कोई आया है, मेल या फीमेल कोई भी, और उसको घुटने में दर्द है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। आफ्टर 40 के बाद कोई घुटने के दर्द लेकर के आया है तो उसका डायग्नोसिस का प्रक्रिया अलग होगा। आफ्टर 60 के बाद आया है तो उसका डायग्नोसिस का प्रक्रिया अलग हो जाएगा, ट्रीटमेंट तो उसी हिसाब से प्रोटोकॉल भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक सिंपल है। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, हमें कभी कभी रिजल्ट मिल जाता है और और आपकी गलती नहीं है ना। कभी कभी टीचर लोगों की भी गलती होती है। ये बताया नहीं तो पहले तो इतना ही बताया था, ठीक हो जाएगा इसी से सब, है ना। हेमंत जोशी जी आ गए हैं। पहले तो इतना ही बताया गया था, अब आप बोल रहे हैं नया नया चीज। तो हम भी अपग्रेड होते हैं, हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं। और अपने स्टूडेंट लोगों को भी बोलते हैं आप लोग भी अपग्रेड होते रहिए। वॉइस वॉइस नॉट क्लियर। वॉइस तो क्लियर है सुजीत जी, डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप, है ना, डायग्नोसिस कर दिए, वॉइस नॉट क्लियर। आप पहले आपको चेक करना चाहिए था कि आपका वॉइस, आपके तरफ वॉइस का प्रॉब्लम है या इधर से वॉइस का प्रॉब्लम है। ये भी तो डायग्नोसिस ही है। आपने फेंक दिया मेरे ऊपर कि आपका वॉइस क्लियर नहीं है, जबकि प्रॉब्लम था कहाँ पे, प्रॉब्लम आपके साइड था। तो वही दिक्कत घुटना के दर्द में भी है। अब घुटना का दर्द किस पार्ट में हो रहा है, किस जगह पे घुटना में दर्द हो रहा है, और वो डिपेंड करता है, अलग अलग प्रॉब्लम डिपेंड करता है कि इसमें हो सकता है इधर दर्द हो रहा है तो कोई और प्रॉब्लम होगा, फ्रंट में एंटीरियर साइड पेन हो रहा है तो कोई और प्रॉब्लम होगा, पोस्टीरियर साइड पेन हो रहा है तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, किसी और कारण से हो रहा है। लेटरल साइड पेन हो रहा है तो किसी और कारण से हो सकता है, और मिडियल साइड पेन हो रहा है तो किसी और कारण से हो सकता है। तो सभी के रीजन अलग अलग हो सकते हैं, एक रीजन नहीं हो सकता। हो सकता है, पॉसिबल है। अगर स्किन को हटा दिया जाए तो हमारे बॉडी में नी जॉइंट्स का जो बॉडी है, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नी जॉइंट दिख रहा है कि नहीं। हाँ बलबीर सिंह जी, ओके, हमको भी पता है वॉइस, ओके। तो ज्यादातर ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं एक प्रेशर में, आप सभी लोग बताइए, आंसर देते रहिएगा तभी हम अच्छे से समझा पाएंगे। घुटना का ट्रीटमेंट आप किस किस प्रॉब्लम का करते हैं। आर्थराइटिस हो जाता है तो करते हैं ना, बहुत इस तरह का आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो भी है वो सबका ट्रीटमेंट करते हैं, करते हैं ना। बोन में कभी प्रॉब्लम आ जाता है, बोन में प्रॉब्लम होता है, मसल्स में स्वेलिंग हो जाता है ना, मसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो पटेला है, पटेला को ऊपर से भी एक लिगामेंट है जो उसको पकड़ के रखे हुए है, एक नीचे से भी लिगामेंट है उसके अंदर जा रहा है। तो ये जितने भी बोन होते हैं, तो आप देखते हैं बोन के ऐसे ही थोड़ी ना रखा होता है, वो लिगामेंट से बांधा हुआ होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर समय
बोन में ही प्रॉब्लम हो, कभी कभी लिगामेंट में भी प्रॉब्लम हो जाता है ना। हमेशा मसल्स का प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कितने लेयर हैं, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि चाहे हर बॉडी पार्ट्स में कितने लेयर होते हैं, कम से कम 5 तो हो गए। ऐसे तो प्रोफेसर पार्क जोसर के अनुसार 6 लेयर होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं? स्किन का लेयर, स्किन के लेयर से सुपरफिशियल लेवल में पेन होता है, वो ज्यादा पेनफुल नहीं होता, वहां उसको हम लोग हटाते हैं। उसके बाद हमारा मसल्स का लेयर होता है ना। मसल्स होता है, बोन होता है, लिगामेंट होता है, लिम्पैथिक सर्कुलेशन होता है ना, नर्व का सर्कुलेशन होता है, नर्व होता है एंड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इतने सारे बॉडी पार्ट्स है। अर्थराइटिस मतलब क्या? अर्थराइटिस मतलब होगा घुटना घिस गया, इन्फ्लामेशन हो गया। उसमें ना हमारा लिम्पैथिक वेसल्स का कोई काम हुआ, ना ही हमारा ब्लड का सर्कुलेशन का कोई काम हुआ। वहां पे हम लोग सीधा सीधा ज्वाइंट्स पे काम करते हैं। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी लिगामेंट में प्रॉब्लम हो, है ना। हो सकता है कि कभी कभी ये जो ज्वाइंट्स है, देख सकते हैं ये अलाइनमेंट में बैठा हुआ है। अब ये थोड़ा सा भी डिसलोकेट होगा तो इस मसल्स को डैमेज करेगा, रैप्चर करेगा, इसमें इसमें इंफ्लामेशन क्रिएट कर सकता है। अगर हमारा पटेला अगर डिसलोकेट हुआ तो ये हमारा लिगामेंट एसीएल पीसीएल कोड, है ना, डैमेज कर सकता है। कभी कभी हमारा चोट लगता है पटेला में और डैमेज हो जाता है हमारा एसीएल और पीसीएल, है ना, क्योंकि वो अंदर उसको बांध करके रखता है अंदर से। तो और ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, वही सेम प्रोटोकॉल लगते हैं, तो जो हम लोग अर्थराइटिस में लगाते हैं वही हम लोग वहां। हालांकि प्रोफेसर बागजोसर के सिस्टम में है, चाहे टीसीएम का कोई भी सिस्टम, टीसीएम सिस्टम हो, चाहे सुजोग का सिस्टम हो, रिफ्लेक्सोलॉजी हो, कलर थेरेपी हो, सब में वही चीजें हैं। हो सकता है कि सिद्धांत अलग अलग हो। और जब सिद्धांत की बात आती है तो कभी कभी बहस भी छिड़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक ग्रुप है, उसमें एक छोटा सा बहस छिड़ गया था। कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पे हमारे जो भी स्टूडेंट है सबको पता होगा, है ना। बहुत टाइप के होते हैं, आंसर दीजिए। बहुत टाइप के होते हैं, है ना। अनलिमिटेड है। बट मेन कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम किसको बोलते हैं? मेन कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम जो हमारे सुजोग, सु और जोग जो है ना, वो मेन कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम है। उसको स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम भी बोला जाता है, मेन कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम भी बोला जाता है। अब मेन कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम इसलिए बोला जाता है कि उसको सुजोग में भी लोग यूज करते हैं, और उसमें जो टीसीएम करते हैं बहुत सारे लोग ड्यूल मेरिडियन में, वो भी उसी सुजोग पे ही काम करते हैं। उस सुजोग के अनुसार ही सारे पॉइंट्स वो बैठते हैं। सुजोग का correspondence जहां जहां पे आता है, जिस ऑर्गन का आता है, सपोज कि हमारे स्पाइन में थोड़ेसी के 7 नंबर वर्टिब्रा के पास हमारा यूबी 17 का लोकेशन है। तो हमारे कोस्पोंडेंस में भी जो हमारे यूबी 17 का लोकेशन होगा, वो थोरेसिक 7 नंबर वर्टिब्रा के पास। कहने के तात्पर्य इसी को मेन कोस्पोंडेंस बोला गया। और अगर आपसे पूछे कोई कि कोस्पोंडेंस सिस्टम यहाँ पे क्यों आया, तो क्या जवाब दीजिएगा? कम से कम नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के जो स्टूडेंट हैं या फिर आईएसए के जो स्टूडेंट हैं, उनको पास तो इसका आंसर हो क्यों आया है। क्यों ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे लीवर क्यों आया, यहाँ पे हार्ट क्यों आया, यहाँ पे स्टोमिक क्यों आया, यहाँ पे लाइट लॉजिक पता है। क्योंकि सुजोग के अनुसार आया। क्या बोलिएगा? सुजोग के अनुसार आया। क्यों आया, जो आप लोग से पूछ रहे हैं बता दीजिए हमको। सिमिलरिटी के अनुसार है, यस, है ना। आंसर होना चाहिए क्या? सिमिलरिटी के अनुसार आया। सिमिलरिटी के अनुसार आया। कॉरस्पॉन्डेंस तो है, वो सादृश्य है, बट आया क्यों? ना सिमिलरिटी के अनुसार आया, है ना। और जहां पे सिमिलरिटी होती है वहां पे एनर्जी का एक्सचेंज फास्ट हो जाता है।
है ना। तो ये ऐसे तो प्रोफेसर पार्क सर ने कहा कि एवरी सेल कैन रिप्रेजेंट आवर फुल बॉडी। एक सेल से भी हम पूरे शरीर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं यदि आप व्यवस्थित ढंग से वहां पे बॉडी को देख सकते हैं। लेकिन मेन कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम, अब ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, कितने लोग यहाँ पे हैं जो आयुर्वेदिक कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़े हुए हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़े हुए है? कोई हाथ उठाएंगे? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक ग्रुप में मैसेज आता है, एक वीडियो एक्चुअली में आता है। ये सभी चीज मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये कभी भी आपको इसका फेस करना पड़ सकता है कि आपसे कोई पूछ दिया ये पॉइंट क्यों आया, तो आपके पास भी आंसर होना चाहिए। जब आप पढ़े लिखे लोग, आप लोगों ने कोई बुक देख के पढ़ाई नहीं की है, आप लोगों ने कि यूट्यूब से पढ़ाई नहीं की है, आप लोगों ने लाइव क्लासेस अटेंड कर करके बहुत मेहनत कर करके उस क्लास को अटेंड, तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए आंसर देने की, या फिर ट्रीटमेंट करते समय ये भाव होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, तभी जाकर के रिजल्ट आता है। तो उसमें एक व्यक्ति ने लीव है ना डाला यूट्यूब पे कि लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए ये पॉइंट किसी ने भी डाला, है ना, लीवर के लिए या किडनी कोई ऑर्गन था, ये पॉइंट लगाई। तो उसमें हमारे ही इंस्टीट्यूशन के एक छात्र हैं, बहुत नए अभी ज्वाइन किए हैं, सुजोग में नए हैं बेचारे, उन्होंने सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़ा है। हालांकि हम अपने किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता हूँ, बोलते हैं कि कोई भी अगर किसी भी तरह का आप कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम देखे तो वो सही होता है, गलत नहीं होता है। आप कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम डालेंगे नेट पे तो बहुत तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम मिलेगा। तो प्रोफेसर पागदेव सर ने कहा हम लोग टू एक्यूपंक्चर पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम से रिलेटेड है। टर्न बैलेंस सिस्टम पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम से रिलेटेड है, रिलेट करके बताते हैं आप लोगों को। तो वो भी सही है ना, कि घुटना का पॉइंट यहाँ नहीं है, घुटना का पॉइंट यहाँ भी है। जिसको सुजोग का ज्ञान है, प्रोफेसर पागदेव सर का ज्ञान है, वो बताएंगे घुटना का कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ आता है ना, आता है कि नहीं आता है, सुजोग के अनुसार आता है। अब जो टर्न बैलेंस सिस्टम से पढ़े हैं, वो पता है कि अच्छा टर्न बैलेंस सिस्टम के अनुसार आता है। लेकिन सुजोग वाले लोगों को पता है कि यहाँ पे घुटना पे आता है, लेकिन क्यों आता है ये लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो सब लोगों को लॉजिक भी पता है क्यों आता है ना ये। अच्छा ये क्यों आता है यहाँ पे घुटने का कॉरेस्पॉन्डेंस बता सकते हैं कितने लोग? तो ये घुटना का पॉइंट हो गया, और सबसे अच्छा पॉइंट है घुटने का। कहानी स्टोरी सुना सुना के मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। घुटना का पॉइंट है बहुत अच्छा, और क्विक रिजल्ट देता है। घुटना का पेशेंट को आप एल्बो के पास दबाएंगे और पेशेंट से पूछना नहीं पड़ता है दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो उधर मूव करने लगता है घुटना में कुछ हो रहा है। वो तो इलाज 11 है, वो तो हम टीसीए में पंचर की बात नहीं कर रहे हैं। अनुपम जी, हमने आप लोग को, आप भी आपने भी ट्रायोजन किया हुआ है, और ट्रायोजन में हमने बताया है आप सभी लोगों को आर्म एंड लेग कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम, मिरर इमेज, एक्सियल कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम, एक्सियल कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम। ऐसे हाथ करके इधर की एनर्जी कहाँ चल जाती है, क्रॉस करके स्पाइरल चल जाती है पैर में, और पैर वाला कहाँ चला जाता है, हाथ में, है ना, एक्सियल चला जाता है। तो घुटना का में एनर्जी कम हो गई तो यहां से एनर्जी देंगे, है ना, और यहाँ पे एनर्जी कम हो गई तो घुटना के पास दबाएंगे, यहाँ पे एनर्जी आएगी। वो टर्न बैलेंस सिस्टम में पॉइंट के हिसाब से करते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम से करते हैं, टर्न बैलेंस के हिसाब से पॉइंट से करते हैं, है एक ही चीज। बट आपके पास टर्न बैलेंस सिस्टम में सिर्फ ये दे दिया गया कि 11 दबाना है ना, इसके साथ ये, और ये मेरिडियन का, हैंड मेरिडियन का फुट मेरिडियन के साथ रिलेशनशिप है। लेकिन हम सुजोक में हम लोगों ने ये पढ़ा कि रिलेशन, हमने तो पढ़ा कि सीधा इसका मिरर इमेज बनता है, फ्रंट का फ्रंट साइड बनेगा, बैक का बैक साइड बनेगा, एक बार में, है ना, दूसरे बार में फ्रंट का बैक साइड में बनेगा, और बैक साइड का फ्रंट साइड में, हम सभी लोगों ने बना। जब आप मिरर रखेंगे सामने में इस तरह से बीच में, तो अपने आप आ जाएगा। तो हर कहने का सेंस है कि हर चीज का लॉजिक होना चाहिए। तो वो जो लीवर का कॉरेस्पॉन्डेंस था, तो मेरे ही एक स्टूडेंट हैं,
वो बहुत ही सीखने में बहुत ही एक्टिव है। नए नए स्टूडेंट बहुत ही एक्टिव है, बहुत अच्छा सीखने का प्रयास करते रहते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि ये लीवर का पॉइंट तो गलत है वहां से। हमको तो कुछ और बताया गया है, जबकि हमने उनको बताया था कि किसी को गलत नहीं बोलना है, सब सही रहता। ज्यादा से ज्यादा आप ये पूछ सकते हैं कि ये लीवर का पॉइंट यहाँ पे कैसे आया, ये पूछ सकते हैं। हम तो यहाँ पे पढ़े थे, आप यहाँ बता रहे हैं, तो यहाँ कैसे आ गया, ये पूछ सकते हैं। गलत तो कुछ होता ही नहीं है, सब सही होता है। जब एक सेल में आपने ट्रायोजन पढ़ा, तो एक बार में ये पूरा हार्ट के लिए काम करता है, एक बार में पूरा लंग के लिए काम करता है, एक बार में पूरा ब्रेन के लिए काम करता है, एक बार में पूरा लीवर के लिए काम करता है ना। स्टेम सेल कोस्पॉन्डेंस सिस्टम, पूरा हथेली में पूरा शरीर देख लो, या फिर एक ऑर्गन पूरा बैठा लो, जो सिस्टमैटिक ढंग से आप ऐसे करके देख रहे हो तो ऊपर में लिवर का पार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये भी हम लोगों ने स्टेम सेल कोस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़ा है कि एक ऑर्गन यहाँ पे हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। लेकिन लॉजिक है वो कैसे है, तो भाई वो आपके पास स्टेम सेल कोस्पॉन्डेंस सिस्टम के अनुसार, स्टेम सेल कोस्पॉन्डेंस न्यूटोटाइप कोस्पॉन्डेंस सिस्टम के अनुसार ये आया। तो हमने उनको पर्सनली बोला कि ये गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि गलत है ना। आपको पूछना चाहिए कि हाँ यहाँ पे लीवर का कोस्पॉन्डेंस कैसे आया। तब उन्होंने डाला कि लीवर का कोस्पॉन्डेंस कैसे आया, तो हमने बोला कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से। तो यही वो ये वाला बात हो गया। जैसे अभी किसी ने आंसर दिया कि यहाँ पे घुटने का कोस्पॉन्डेंस कैसे आया, तो उन्होंने बोला कि सुजोग के अनुसार आया। सिर्फ सुजोग बोलने से नाम ही नहीं काम चलेगा ना। सुजोग के अनुसार, सुजोग किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, तो सिमिलरिटी पे काम। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार अगर लीवर यहाँ आया, तो आयुर्वेद से इसका किस तरह से कनेक्शन है ना, वो बताना पड़ेगा कि आयुर्वेद से कैसे कनेक्टेड है ये लीवर। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है और यहाँ पे लीवर है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार। तो यहाँ पे क्या उस पांच तत्वों में कैसे यहाँ पे वायु का स्थान आया, या फिर किस हिसाब से उन्हें ये पूछना चाहिए। तो पूछने वाले भी ने भी सही से नहीं पूछा, और बताने वाले ने भी सही से नहीं बताया। बताने में बता दिया आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से, ये तो सही आंसर हो। मैं बोला कि हम, ये तो सही बात नहीं है ना, बताना पड़ेगा। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, सही है। चाइनीज एक्यूप्रेशर के अनुसार है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार है। तो कैसे प्रमाणित कीजिए, जैसे हम लोग प्रमाणित करते हैं, पांच थे तरीके से सिमिलरिटी बताते हैं, एक तरीका नहीं, पांच तरह का सिमिलरिटी बताते हैं कि बॉडी का शेप के अनुसार, मूवमेंट के अनुसार, ज्वाइंट के अनुसार, यांग इन के अनुसार, है ना, सभी तरह का सिमिलरिटी होता है ना। पांच तरह का सिमिलरिटी होता है बॉडी का हमारे इसमें, है ना। तो तीन भाग में बॉडी को डिवाइड करेंगे। अभी देखिए यार, तीन भाग में बॉडी को डिवाइड करें। एक आंसर दे रही है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, लगता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की हुई। बहुत लोग आंसर दे रहे थे, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर वाले लोग हैं आप लोग। नहीं, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करने से ये कैसे हम साबित करेंगे कि ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। ये तो सिमिलरिटी हो गई ना, या बॉडी को भी तीन पार्ट में बांट रहे हैं, उसको भी तीन पार्ट में बांट रहे हैं, और उसके हिसाब से ला रहे हैं। यहाँ पे आयुर्वेद का इससे क्या कनेक्शन है, वो मैं पूछना चाह रहा था। वो तो हम तीन भाग में डिवाइड करेंगे, नौ भाग में डिवाइड करेंगे, वो है ना। तीन क्या, उसको हम लोग छह भाग में डिवाइड कर सकते हैं, वो आ जाएगा। वहां पे लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लंग्स आया, हमने कहा, हम तो बता रहे हैं कि गलत है। हम बताएंगे क्या, हम तो बता रहे हैं कि ये मेन कोस्पॉन्डेंस सिस्टम है। आप उसको कोई और नाम दे सकते हैं, मेन कोस्पॉन्डेंस सिस्टम का सेकेंड स्वरूप है ना, पार्शियल कोस्पॉन्डेंस है। लेकिन इसको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का नाम देना ठीक नहीं है कि ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का के हिसाब से कोस्पॉन्डेंस आया। आयुर्वेद के साथ इसको कनेक्शन बैठाना पड़ेगा कि आयुर्वेद में ये पार्ट किसका आ रहा है। चलिए वो बात का टॉपिक है, कभी जरूर साबित करेंगे अगर, है ना। हम हालांकि हमने जिनसे राय पूछा बहुत सारे लोगों से, तो किसी बस स्पष्ट आंसर नहीं था कि
आयुर्वेद के अनुसार ये यहाँ पे कैसे आए, तो बात की मैटर ना, करस्पॉन्डेंस सही है, काम करता है। रिफ्लेक्सोलॉजी अलग है। रिफ्लेक्सोलॉजी में तो लीवर अलग हो जाता है, ऊपर चला जाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी में लीवर लेफ्ट में रहता है, राइट में नहीं आता है, सॉरी राइट में रहता है, लेफ्ट में आता ही नहीं बिल्कुल। बट चाहे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो नाम दे रहे हैं या फिर सुजोग दे रहे हैं, उसमें दोनों ही साइड लीवर है। आयुर्वेद रिफ्लेक्सोलॉजी में एक ही साइड लीवर रहता है। दृष्टि, तुम फिर सिमिलरिटी बता रही हो। हम पूछ रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर नाम क्यों पड़ा। जिस जिस टीचर से आपने पढ़ा है, उस टीचर से आप एक बार जरूर पूछिए कि इसका नाम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्यों। आयुर्वेद से इसका क्या संबंध है? बाकी मुझे पता है अंदर की बात, है ना, वो सब यहाँ नहीं डिस्कस किया जा सकता है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिर्फ नाम दिया हुआ है ना, आयुर्वेद से उसका कोई संबंध नहीं। हम बता दिए ना, आयुर्वेद से उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे हम सुजोग, एक सुजोग का क्या है कि लोग ये करते हैं, जो आईएसए है संस्था है, वो बोलती है कि सुजोग हमारी है, मेरी है सुजोग, इसको कोई पढ़ा नहीं सकता है। तो दूसरा जब पढ़ाने वाला जो होता है, अब आप मेरे यहाँ से सुजोग सीख रहे हैं या कोई भी चीज सीख रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं ना, आप भी पढ़ा सकते हैं कल, अगर आप कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर तो। लेकिन सुजोग में क्या है ना कि हम सुजोग सीख लिए हैं, चाहे इतना पैसा खर्च, 1 लाख रुपए खर्च करके आप सीख लो, लेकिन जब सुजोग पढ़ाना होगा तो आपको उनके यहाँ से पहले उनका एजेंट बनना, ना एक तरह का एजेंट बनना पड़ता। जो बात है सो क्लियर है कि आप वो तभी पढ़ा सकते हो। इतना सारा विधा है, भारतवर्ष में भी है, आप कोई भी चीज सीखते हो, है ना, तो उसका इंस्टीट्यूशन खोल करके आप पढ़ा सकते हो। आप मैथ पढ़ाते हो, मैथ कॉलेज में पढ़ते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, मैथ कोई भी सब्जेक्ट, तो आप खुद आप चाहो तो उसका कोचिंग करा सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम सुजोग पढ़ लिए पैसा से, लेकिन उस सुजोग को जब पढ़ाना होगा तो हम उनके ही अंडर में रह करके पढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ा सकते। तो जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के जो गुरु हैं, जेपी अग्रवाल सर, वो काफी रिस्पेक्ट करते हैं प्रोफेसर पागदेव सर का, और खेमका सर भी रिस्पेक्ट करते हैं प्रोफेसर पागदेव सर का। बट उन लोगों को भी ऑथोरिटी नहीं मिली, वो लोग पहले पढ़ाते थे सुजो, और केस वेस भी हो गया था, एफआईआर वगैरह भी हुआ था। तो बाद में उन्होंने वो नाम चेंज कर दिया आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, सुजो को, और थोड़ा सा प्लेस चेंज कर दिया, बस ये कॉन्सेप्ट है। तो जो डाल रहे थे लीवर का कॉरेस्पॉन्डेंस, उनको फाइनली ये बताना चाहिए था, उनको ये नहीं बताना चाहिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से। फिर तो स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन में हो जाए, वो सब लोग तो ये बात पता नहीं है ना कि अच्छा ये अंदर का मैटर ये है। अंदर का मैटर तो ये है ना, लोग उसको आयुर्वेद से कहते हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। तो जो जो वहां से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी शायद बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता ये सब बात है, इसलिए दिक्कत। तो हमारा इंस्टीट्यूशन ये इसी के लिए, और हमारे पास भी बहुत सारे लोगों का कॉल आया था आईएसए से, जब हम सुजोग शुरू में सुजोग पढ़ाना स्टार्ट किए थे। अभी 2-4 बैच ही मेरा सुजोग का कंप्लीट हुआ था। तो आपके ऊपर एफआईआर होगा, है ना, कि सुजोग पढ़ा रहे हैं। तो हमने बोला कि आप कर दीजिए, मेरा तो एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा। अभी तो बहुत कम लोग हमको जानते हैं। फिर हम उसको, आप जो एफआईआर कीजिएगा उसको हम फेसबुक पे डालेंगे, देखिए मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है, हम मेरा प्रचार हो जाएगा, आप कीजिए तो। लेकिन उसके बाद हम 4-5 एफआईआर करेंगे आपके ऊपर, कम से कम। आप सिक्स की क्यों पढ़ा रहे हैं, आप मुद्रा क्यों पढ़ा रहे हैं, वो भारत की पद्धति है। आप 5 एलिमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं, भारत की पद्धति है। जितने भी प्रोफेसर बागजो सर के रिसर्च हुए वो इंडिया में हुए, है ना। बुद्धा से उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया हुआ है ना, कि बुद्धा के पोस्टर से मुद्रा के 3,000 की बुक, इतनी मोटी बुक, मुद्रा ट्रायोर्जिन, ट्रायोर्जिन टोटली मुद्रा बेस्ड। तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मेरे पास इंडिया के जो हेड हैं आईएसए के, उन्होंने कॉल किया था, हमने उनको बताया था कि आप मेरे पास कीजिए, हम आपके पास पीछे से 4-5 एफआईआर करवाएंगे हम भी।
ऐसा थोड़ी ना हम नहीं करवाएंगे, आपके ऊपर आइएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे ऐसा सीखे, पैसा दे करके सीख रहे हैं। तो सबसे पहले बात, हम सीख रहे हैं तो हम इसके या तो हम ट्रीटमेंट करेंगे या तो हम सिखाएंगे। आप मेरे यहाँ से सीख रहे हैं, या तो ट्रीटमेंट करेंगे या फिर सिखाना चाहे तो सिखा भी सकते हैं। आप नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के बंधन में थोड़ा ना हैं। इसी कारण से आईएसए का फीस लेवल बहुत हाई है, क्योंकि आधा से ज्यादा तो कमीशन बाहर जाता है। अब वही जो टीचर को जो मिलता है फी, उसी टीचर के फी में मैं लगभग सारे कोर्सेज करवा देता हूं। जो बाहर जाने वाला पैसा है वो स्टूडेंट के पैकेट में रह जाए। तो नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन में जो भी क्लासेस होता है, सेम सब्जेक्ट का क्लासेस, सेम सिलेबस के क्लासेस हम लोग करवाते हैं। और हमने एक चीज और भी बोला बहुत बार, मतलब बिहार के बाहर छोड़ दीजिए, बिहार में बहुत बार ये चीजें हुई थी कि ये जो सर्टिफिकेट है आईएसए का, वो जो है वो लीगल है, बाकी सब अनवैलिड है, वो सब ऑथराइज नहीं है। तो आपको बता दूं कि जिस किसी के पास आईएसए का सर्टिफिकेट हो, वो एक बार उसको खोलिए, फिर से निकालिए, और उसमें देखिएगा लिखा होगा नीचे में छोटा छोटा, रजिस्टर्ड अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्ट 1882 या 1860 ऐसा करके, जो एक एनजीओ या एजुकेशनल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, जो महाराष्ट्र में इंडिया में रजिस्टर्ड है, उससे मिलता है। न कि आपको बाहर का भी मिलता है सर्टिफिकेट। ठीक से चेक कर लीजिएगा, फिर से चेक जिसके पास होगा। तो अपना भी नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन का जो संस्था है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। तो हमारा जो सर्टिफिकेट है ना, वो आईएसए के सर्टिफिकेट से 1% भी लोग ना अथॉरिटी का नहीं है, उससे ज्यादा पावर का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी तो जब महाराष्ट्र में एक पंचर का काउंसिल बना, तो सब सर्टिफिकेट बेचने वाले का तो हवा ही हो गया। हवा हो गया इसलिए कि वहां पे किसी ने किसी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा। एक पंचर सुजो का तो मांगा ही नहीं, उन्होंने सीधा मांगा किसका, टीसीएम का चाहिए। और आपके नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के से टीसीएम के एक्यूपंचर का 5 दिन का 2 दिन का वर्कशॉप किया हुआ सर्टिफिकेट से वहां पे लोग प्रैक्टिस करें। उनको जो आईएसए के जो सॉरी महाराष्ट्र एक्यूपंचर काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन हुआ, उन सभी में हमारे यहाँ का सर्टिफिकेट काम किया, सभी लोग लगा करके उनको लाइसेंस प्राप्त हुआ। सब लोगों को मिला है लाइसेंस में, टीसीएम एक्यूपंचर के बेस। तो 1%, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा भी नेशनल एक्यूपेशनल एसोसिएशन का भी हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, नया बैच, जिसमें हमारा फीस वैसा ही कम है। जो स्टूडेंट, जो टीचर का फी होता है, जो टीचर का मेहनत का चार्ज होता है, सिर्फ वही देना है। हम लोग की संस्था का फीस नहीं लेते हैं, है ना। तो आईएसए से अगर वो कोर्स करते हैं, जो बेसिक एक्यूप्रेशर है हम लोग का सिलेबस, वो मात्र 3,000 या 3,200 रुपए का है ना, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 जो 20,000 रुपये में करना पड़ता है आप लोगों को, 20,000 में, वो मात्र 3,200 रुपये का कोर्स में हम लोग करा दें। और सिलेबस देख सकते हैं, हमारा फेसबुक पे ऑलरेडी सब कुछ सब जगह डलाया हो रहता है। तो आप सभी लोग भी, है ना, जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग चाहते हैं इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना, और सर्टिफिकेट के बारे में तो सुना, ऑथराइज के चक्कर में पड़ना ही नहीं। और जो ऑथराइज के चक्कर में पड़ता है उनको हमसे हमारा नंबर दे दीजिए, नहीं तो सर्टिफिकेट मेरे पास भी है, हम दिखा देंगे। सबका सर्टिफिकेट है, सारे संस्था का है, इलाहाबाद का भी है। हम तो बहुत भी चुन, हम लोग भी चुनते रहते हैं सब जगह जा जाके। कभी तरीका चुनते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं, कभी सर्टिफिकेट देखने जाते हैं कि कैसा सर्टिफिकेट देते हैं, सब जगह जाते हैं। आईएसए से भी किया है, आयुर्वेदिक इलाहाबाद से भी किया है, चंडीगढ़ से भी किया है, सभी जगह से किया हमने कोर्स, सभी जगह सर्टिफिकेट मेरे पास है। तो सिर्फ सिलेबस ही नहीं देखते हैं, सब कुछ देखते हैं क्या क्या मिल रहा है इसमें। तो हम लोग नी पेन में थे, है ना। ये सब बाहर की बात होगी, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। हम भी सब सोच रहे होंगे, माधुरी जी सोच रहे हैं क्या सर क्या बताने वाले थे, क्या बता रहे हैं। ठीक है, जो पढ़ने हैं वही बता देते हैं। आ गया। तो जरूरी था ना, जरूरी था। देखिए अभी निशा शर्मा जी को मेरा नंबर ही नहीं पता, बताइए नंबर दीजिए सब लोग इनको। बता देंगे, अभी ज्वाइन किए रहिए, नंबर चला जाओगे।
अभी भी कोई भी व्यक्ति अगर सर्टिफिकेट के चक्कर में कहीं इधर उधर भटक रहा है तो अपना समय बर्बाद कर रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा, अभी आपको बहुत ही कम फेयर में कहीं भी आपको सर्टिफिकेट, आपको सिलेबस मिल रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, उसको जितना जल्दी से जल्दी हो, जितना ज्यादा से ज्यादा उसको ग्रहण कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो घुटना का ट्रीटमेंट करने से पहले घुटना के पार्ट्स के बारे में समझना हो, तभी हम घुटना का ट्रीटमेंट सही से कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने अपने कोर्सेस में, चूंकि जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारा प्रॉब्लम दिक्कत आता है लोगों को, है ना, लोगों को दिक्कत नहीं, जब हमको दिक्कत आता है तब हम उसके सॉल्यूशन को समझते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट लोगों को भी ये समस्या आ रही है कि अगर घुटना में कहीं लिगामेंट डैमेज हो गया, लिगामेंट में प्रॉब्लम है, पोस्चर, हमारे स्टूडेंट तो अगर यहाँ पे डिजनरेशन हो गया, बोन घिस गया, सैनेबल फ्लूइड फ्लूइड कम हो गया, डिस्क स्पेस घट गया जो घुटने का, उसको तो ठीक कर लेंगे। लेकिन हमने अपने स्टूडेंट को नहीं बताया है कि अगर हमारा कोई भी ज्वाइंट अगर डिसलोकेट हो गया तो प्रेशर देते देते थक जाएंगे, है ना, वो अपने सही जगह पर नहीं आ पाए। अगर एसीएल पीसीएल टूटा हुआ है ना, इंजर्ड है अंदर से, कहीं वो लोकल पॉइंट को प्रेशर देते रह गए तो दर्द घटने के बजाय, कभी कभी पेशेंट हमारे दर्द बढ़ा करके लेके चले जाते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास, क्योंकि हर समय प्रॉब्लम एक ही टाइप का नहीं होता है, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम होता है। तो पहले तो अच्छे से बीमारियों को समझना पड़ेगा कि घुटना दर्द है क्या, और घुटना दर्द में किस किस टाइप का बीमारी आ सकता है, किस एज में, है ना, स्पॉट इंजरी अलग होता है, जिम में जाने के कारण घुटना में प्रॉब्लम होता है, वो अलग प्रॉब्लम होता है, फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं वो गिर गए कहीं पे, उनका अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग इंजरी होता है। और एज रिलेटेड अर्थराइटिस हो गया, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो पेन होता है, या फिर एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। सबका ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं हो सकता है। तो हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से ही कि घुटना में अगर अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो उसके पास, हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, हम कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम करके, 6 की करके, टीसीएम करके, ट्रैवलिंग करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा एसीएल टूटा हुआ है, पीसीएल टूटा है, मसल्स अंदर से इंजर्ड हो गया है, बोन अंदर से स्पर हो गया, जिसके कारण मसल्स को में इंफ्लामेशन आ गया है, मसल्स में स्वेलिंग आ गई है, वहां पे हमें और भी कुछ उपाय करने, लोकल ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। अब हम अपने एक्यूप्रेशर वाले जितने भी लोग हैं, आज मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें जो है आप लोग से शेयर करने वाली है, एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए लोग, और आप अगर इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके क्लिनिक से कोई पेशेंट लौट करके नहीं जाएगा। और तो कुछ लोकल ट्रीटमेंट भी हमें अप्लाई करना चाहिए, और पेशेंट को भी जरूरत अच्छा लगता है लोकल ट्रीटमेंट में क्या करना। अब क्या है कि फिजियोथेरेपी वाले जो लोग हैं वो एक्यूप्रेशर पद्धति को ले रहे हैं, क्या उनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है, 4 साल 4.5 साल तक पढ़ते हैं, है ना, कोई डिस्टेंस मोड में क्लास नहीं होती है, रेगुलर क्लास करना पड़ता है, तब जाकर के क्लास होता है, 4.5 साल कंटिन्यूस पढ़ना पड़ता है, 2 साल कंटिन्यूस एनाटोमी पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ना होता है, एक्सरसाइज थेरेपी पढ़नी होती है, तब जा करके वो फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। फिर भी उनको एक्यूप्रेशर का सहारा लेना पड़ता है। वो लोग कपिंग थेरेपी करते हैं, सीखने के बाद कपिंग थेरेपी का कोर्स करते हैं, सीखने के बाद ड्राई निडलिंग करते हैं, सीखने के बाद ग्वासा थेरेपी सीखते हैं। और हम सभी लोग एक्यूप्रेशर सीख के समझते हैं कि हम तो कंप्लीट हो गए, हम तो सब ठीक कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको भी
थोड़ा अब आपके पास भी फिजिकल थेरेपी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी जा करके आप भी, आपके पास से पेशेंट लौट करके नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आगे चल करके हमारा ये बहुत सारा कोर्सेस आने वाला है जॉइंट्स पेन पे, है ना। जैसे नी जॉइंट्स पे ही आने वाला है आगे हमारा कोर्सेस, जिसमें नी जॉइंट्स का एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट, और उसमें फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्या क्या एक्सरसाइज कब किस कंडीशन में करना है, किस कंडीशन में नहीं करना है, कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है, और कौन कौन से इलेक्ट्रोथेरेपी उसका, उसके लिए क्या क्या सा यूज करना है, स्टूमरेटर का भी यूज करना है, अल्ट्रासोनिक यूज करना है, डायथर्मी यूज करना है। इन सभी चीजों के बारे में मैं आगे ना हर ज्वाइंट, क्योंकि मैं इसका कोर्स नहीं लॉन्च कर सकता क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कोर्स कराती है ना। कोई एक्यूप्रेशर का कोर्स कोई भी व्यक्ति करवा सकता है ना, कोई व्यक्ति करवा सकता है जिसके पास कोई भी संस्था बनाए रजिस्टर्ड किए हुए, या फिर नहीं भी है तो आप पढ़ा सकते हैं, है ना। वो सीख लिए हैं तो वो कहीं पे कोर्स, वो कहीं पे भी वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिना सर्टिफिकेट के भी। लेकिन फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद ही आप फिजियोथेरेपी का बोर्ड लगा सकते हैं, ऐसे अन्यथा आप नहीं लगा सकते। तो जो फिजियोथेरेपी करते हैं वो क्या बोर्ड लगाते हैं क्या कि एक्यूप्रेशर करते हैं? वो नहीं लगाते हैं, हालांकि वो लगा सकते हैं। तो आपको भी मैं जब सिखाऊंगा जरूर आने वाले समय में बारी बारी से, नी पेन पे का कैसे ट्रीटमेंट करना है, हिप जॉइंट का कैसे करना है, इलेक्ट्रोथेरेपी में कैसे होगा, है ना, एक्सरसाइज कैसे होगा उसका, रोटेशन कैसे, एक्सरसाइज कैसे होगा, एक्टिव एक्सरसाइज कैसे होगा, पैसिव एक्सरसाइज कैसे होगा, वो सभी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला, लॉन्च करने वाला हूँ। सभी सभी ज्वाइंट्स का अलग अलग, सभी प्रॉब्लम का अलग अलग। लेकिन आप लोगों को ऐसा ना हो कि आप सीखते सीखते आप बैनर लगाना शुरू कर दें, है ना, उसका फिजियोथेरेपिस्ट का, फिजियोथेरेपी का क्लिनिक का बैनर नहीं लगा सकते। पकड़ के कोई कंप्लेन कर देगा तो उठा के ले जाएगा पुलिस, है ना, वो दिक्कत वाली बात। आप एक्सरसाइज होता है ये करा सकते हैं, किसी भी तरीके से पेशेंट को इन्फॉर्मेशन जा सकता है माउथ टू माउथ कि हम यहाँ पे करते हैं ट्रीटमेंट, फिजिकल इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, अल्ट्रासोनिक होता है, ये सभी चीजें होती है। लेकिन आप फिजियोथेरेपी का बैनर नहीं लगा सकते, है ना। बैनर तभी लगा सकते हैं जब आप किसी फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स के साथ कंबाइंड है, वो आपको अपना नाम देने को तैयार है, वो अपने सर्टिफिकेट का, वो अपने क्लिनिक का, आपके क्लिनिक में अपना नाम देने को तैयार है, तब आप वो दे सकते हैं, है ना, कि फिजियोथेरेपी का भी बोर्ड लगा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सीख करके आप फिजियोथेरेपी का बोर्ड नहीं लगा सकते, है ना। मैं किसी को भी ये परमिशन नहीं देता हूँ, ना ही मैं सजेशन दूंगा कि जो अभी लिखते भी हो तो गलत करते हैं, नहीं लिखना है। लेकिन मैं उन सारे मेथड को आप तक जरूर पहुंचा दूंगा जो वो लोग करते हैं। तो एक्यूप्रेशर जब फिजियोथेरेपी के लोग जब एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, कपिंग कर रहे हैं, ग्वासा कर रहे हैं, ब्लड लेटिंग कर रहे हैं, तो आप भी इलेक्ट्रोथेरेपी कर सकते हैं, मैनुअल एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। आप भी अल्ट्रासोनिक, डायथर्मी, जितने भी तरह के मशीन हैं, जितने भी तरह के एक्सरसाइजेस हैं, वो भी आपको भी मैं सिखा दूंगा, आप लोग वो सभी की भी कर सकते हैं। तो घुटना कहने का मतलब, घुटने का दर्द में आपने पॉइंट दबाया, नेडलिंग की, लेकिन बहुत सारे पेशेंट के साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, वो उनको लगता है कि मेरा दर्द हुआ यहाँ पे कुछ होता ना तो मजा आ जाता, घुटना में तो ये कुछ किए ही नहीं। तो घर जाकर के बोलेंगे कि गए थे किए थे, लेकिन जहां दर्द हुआ था वहां कुछ नहीं किए थे, तो छोड़ दिए वैसे ही। सब हो जाएगा जब एक पंचर सीख गया ऑनलाइन में, तो फिर मशीन का क्या है, सब व्यवस्था हो। अभी कायरोप्रैक्टिक हम लोग ऑनलाइन सीखेंगे, व्यवस्था कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं सब सेटअप, जिस दिन तैयार हो जाएगा लॉन्च करेंगे। अभी तैयार नहीं हुआ है। जब कायरोप्रैक्टिक हो जाएगा तो सब हो जाएगा। तो आप सभी लोग भी अपने जरूर मैनुअल कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं, चाहे बैक पेन का हो चाहे शोल्डर पेन का हो। अब शोल्डर पेन में अब एसीएल को अंदर से हील करना है, पीसीएल को अंदर से हील करना है, अंदर से इंजर्ड हो गया है, तो उसके लिए एक अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है। अब उसे करना जरूरी होता है। वो अंदर से उस जगह पे जैसे ही उसका रेडिएशन जाता है, उसका वेव जाता है वहां पे, वो अंदर से रिपेयर होता है, वो सेल को रिपेयर करता है।
कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी होते हैं जो पेन को तुरंत से ठीक कर देते हैं ना। जो वो जो सिग्नल, पेन का सिग्नल जो ब्रेन से कनेक्ट हो रहा था, उस सिग्नल को ही वो क्या करता है, इलेक्ट्रोथेरेपी से उसको क्या करते हैं, लॉस कर दिया जाता है। जिसके कारण पेन का जो सिग्नल वहां पहुंच रहा होता है वो खत्म। इलेक्ट्रो अल्ट्रासोनिक से क्या कर दिया गया, उसका जो हीलिंग है वो जो इसके जो इंजर्ड है अंदर का पार्ट, स्पर आ गया है, उसको वाइब्रेशन से उसको हटा दिया जाता है ना, जिससे धीरे 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 बोन अपने स्थिति में आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सभी लोगों को भी अपनाने की जरूरत है, जिससे हमारा पेशेंट और भी फास्ट ठीक होगा। आजकल ये, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब आप सुजोग, एक्यूप्रेशर, टीसीएम के साथ जब एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज सीख जाएंगे ना, तो आपके पेशेंट का, आपके क्लिनिक में भीड़ खत्म हो जाएगी। भीड़ खत्म हो जाएगी क्योंकि आप पहले आप एक्यूप्रेशर में महीना 2 महीना तक ट्रीटमेंट करते थे जॉइंट्स में। अब आप खुद पेशेंट को देंगे कि 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा, 15 दिन की जरूरत नहीं पड़े। तो पता चला 1 सप्ताह में ही खत्म हो गया। पहले तो 2 2 महीना तक एक पेशेंट रहता था, अब एक ही सप्ताह में, 15 दिन में तो क्लिनिक में भीड़ खत्म हो जाएगी। तो चार्जेस बढ़ाना पड़ेगा, है ना। भीड़ खत्म हो जाएगा तो पैसा, इनकम खत्म हो जाएगा, पता चला सीख करके लॉस हो गया। क्योंकि वो 7 दिन में चले जाएंगे अपने घर, 7 ही दिन में ठीक हो जाएंगे, 15 दिन में ठीक हो जाएंगे, 1 मंथ में ठीक हो गए। जो तीन सुजोग में एक्यूप्रेशर 3 महीना चलता था, पता चला कि वो 15 दिन में ठीक हो गया, तो भीड़ कमेगा ना क्लिनिक का। तो ये सब दिक्कतें आएगी, है ना। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि बहुत सारे पेशेंट आए आपके पास, ग्रुप ऑफ पेशेंट आए, मल्टी, बहुत सारे मात्रा में। लेकिन ये है कि आपका, आप रोग पे जरूर जल्दी से कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे खास करके पेन रिलेटेड प्रॉब्लम। जो आप अगर थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं, आपके पास ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करते हैं, आप अनिद्रा का ट्रीटमेंट करते हैं, आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं, आप उन सभी के लिए तो लंबा समय लेना ही पड़ेगा, है ना। उन सभी में तो समय लगेगा। लेकिन जॉइंट्स पेन, हालांकि ऐसा नहीं है, आप कितना भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, अगर किसी का घुटना घिस गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, आप सारा थेरेपी करके भी उस पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज कराने के बाद भी आप 80 to 85% ही पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, 100% नहीं ठीक कर सकते। मैं झूठ मूठ का आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि आप ना उसको, जो घुटना घिस गया है वो एकदम 100% उसका एकदम ठीक हो जाएगा और पहले की तरह एकदम नॉर्मल हो जाएगा। 85% तक। और आप भी बोलना सीखिए पेशेंट को, ये नहीं बोल देना 100% ठीक हो जाएगा, एकदम पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे, अब हम हमारे क्लिनिक में अभी 3 4 लोगों का ग्रुप आता है, आते हैं वो फिजियोथेरेपी का, जो काफी समय से घुटना दर्द का ट्रीटमेंट कहीं कहीं फिजियोथेरेपी में करा रहे थे और दर्द बढ़ जा रहा था। क्योंकि जब घुटना घिस गया, एक्सेस मात्रा में जब घुटना घिस जाता है, तो वहां पे एक्सरसाइज से दर्द बढ़ने लगता है। वहां पे सिर्फ सुजोग काम आता है, सुजोग एक्यूप्रेशर काम आता है, 60 काम आता है। और लेकिन जब इससे दर्द कम हो जाता है पेशेंट का, फिर हम लोकल ट्रीटमेंट भी अप्लाई करते हैं, और उसका घुटने का रिपेयरिंग सिस्टम और भी फास्ट हो जाता है और जल्दी रिकवर होता है। तो बहुत ज्यादा घुटना घिस जाने, इसीलिए तुरंत फिजियोथेरेपी वाले भी लोग जो हैं, वो तुरंत से रेफर कर देते हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। क्योंकि जैसे ही ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही दर्द और बढ़ जाता है, जो घुटना एक्सेस जो घिस गया उनका। तो वहां पे सुजोग एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छा काम करे। तो कहीं पे सुजोग एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करेगा, कहीं पे जहां पे इंजरी वाला केस आ गया आपके पास, है ना, वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ सकता है इसका, फिजिकल एक्सरसाइज का। जो मैं हालांकि वो सभी मशीनें जो है ऑफिस में है, डे आवर में कोई क्लास होगी तो उसका भी मैं एक छोटा छोटा एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा। किसी दिन डे टाइम में हम रखेंगे, तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। फिलहाल हम लोग सुजोग और सिक्स की का जान लेते हैं। तो घुटना दर्द का पॉइंट सब लोगों को पता है कहाँ पे आता है। घुटना दर्द का पॉइंट, है ना, अगर लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में तो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग में का घुटना का में घिस गया है तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, यहाँ पे करना है, सबको पता है। राइट में घुस गया है तो राइट में करना है, और कहाँ करना है,
किस किस कारण से अभी हमने बोला कि घुटना में दर्द होता है, किन किन कारणों से घुटना में दर्द आता है, किन किन कारणों से घुटना में दर्द आता है? एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। और घुटना का पॉइंट किसमें है? चारों में है। इसमें भी घुटना है, इसमें भी घुटना है, इसमें भी है और इसमें भी है। इन चारों में ही घुटना है कि नहीं? चारों में घुटना, चारों में। तो घुटना का ट्रीटमेंट, जिनका ओवरवेट है, ओवरवेट, बहुत ज्यादा ओवरवेट है, या फिर ओल्ड एज की जो पेशेंट हैं, उनको अगर घुटना में दर्द है, तो किस फिंगर में ट्रीटमेंट होगा? गर्मा जी आंसर दीजिए। हेमंत जोशी जी बताइए। सब लोग टीसीएम ट्रायोजन वाले लोग बताइए। ओवरवेट वाले लोग, और क्या मैंने बताया था? नहीं नहीं सरबजीत जी अच्छे से। ओवरवेट, और मैंने क्या बताया था? और ओल्ड एज, रिंग फिंगर, है ना? सर, सरबजीत जी भूल गई है ना आप? होमो फिंगर, है ना? ओल्ड एज का फिंगर प्लस ओवरवेट का फिंगर, बॉडी फिंगर। बॉडी ओवर यूज क्या था? अगर बॉडी ओवर यूज के कारण कोई प्रॉब्लम आया है, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? चाहे शोल्डर का हो, चाहे नी का हो, चाहे बैक का हो, किसी चाहे हील का हो ना। किसी को एड़ी में दर्द होता है, एंकल जॉइंट में पेन आता है, वो बॉडी ओवर यूज के कारण, वेट ज्यादा इसके कारण हो रहा है। किस फिंगर में ट्रीटमेंट होगा? ये ये फिंगर, चारों फिंगर फुल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, फुल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है ना? तो लेकिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो होता है कि हमारे कॉन्शसनेस से जब हम लोग यूज करते हैं कि अच्छा बॉडी ओवर यूज के लिए कहाँ पे है, ये रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर का मिडल ज्वाइंट, मिड ज्वाइंट को इसको मसाज करेंगे। आप किसी को भी बताएंगे यहाँ पे मसाज अच्छे से करना है, कम से कम 1 से 2 मिनट, जब तक ये गर्म ना हो जाए। हाथ से भी मसाज कर सकते हैं। और एक सुजोक रिंग आता है, सुजोक रिंग। अभी बेसिक ट्रीटमेंट जान लेते हैं अनुपम जी, बाद में हम लोग एडवांस भी सीखेंगे, अगर मौका मिला तो सीख लेंगे। अभी नए लोग कुछ लोग होंगे तो वो सीखेंगे, है ना? तो यहाँ पे इस जॉइंट पे रिंग आता है, सुजोक रिंग, उससे ही मसाज कर सकते हैं। आप हाथ से भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं, हाथ से खूब अच्छे से। और ट्राई ओरिजिन में ही, सुजोक में ही ये होता है। वो क्या होता है? एक होता है ट्विस्ट थेरेपी, होता है ट्विस्ट थेरेपी, हाँ। तो ट्विस्ट थेरेपी में क्या था, क्या था? फिंगर को इस तरह से अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के हेल्प से बीच से मिडिल फ्लैंक्स को पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद इसको ट्विस्ट करना है, खींच करके ट्रैक्शन दे करके। और ये ट्रैक्शन कहाँ जा रहा होता है? ये ट्रैक्शन किस पे जा रहा है? ये ट्रैक्शन नी पे जा रहा है। आगे चल के जब हम लोग फिजिकल थेरेपी में सीखेंगे एक्सरसाइज, तो उसमें भी ट्रैक, घुटने का जो एक्सरसाइज किया जाता है, वो ट्रैक्शन दे के किया जाता है। पहले पुल किया था, खींचा जाता है, और या फिर वेट रखा जाता है, और तब जाकर के एक्सरसाइज होता है। वेट कप के साथ होता है एक्सरसाइज, रोटेशन होता है ना। बिना खींचे रोटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे भी जब हम रोटेशन ट्विस्ट करेंगे, तो पहले क्या करेंगे? बाहर की तरफ खींचेंगे फिंगर को, और फिर इसको क्या करेंगे? ट्विस्ट करेंगे। कम से कम, है ना, 11 11 टाइम दोनों तरफ होना चाहिए। 1 2, एक एक बार फुल राइट इधर मूव किया इस साइड, फुल इधर की तरफ मूव किया, है ना? खींच करके पहले खींचना है, फिर इस तरह से मूव। प्रोफेसर पाल जोसर का इस पे एक बुक है पूरा का पूरा, ट्विस्ट थेरेपी। किसके किसके पास बुक है? होगा सब लोग पास। ट्विस्ट थेरेपी, है ना? तो ये ट्विस्ट करना है और रोटेट करना है, और मसाज अच्छे से मसाज करके, अच्छे से मसाज करके जब तक ये गर्म ना हो जाए तब तक मसाज करना है। और उसके बाद मेथी की पट्टी, है ना, लगभग 1 इंच चौड़ी मेथी की पट्टी को इस जॉइंट्स में चारों तरफ लपेट देना, और पेशेंट को बोल देना बीच बीच में दबाते रहना। अब वो किसी भी कारण से घुटने में दर्द होगा, चाहे लिगामेंट के कारण हो, चाहे, है ना, अब अर्थ बोन के कारण हो, चाहे मसल्स के कारण हो, चाहे लिम्पैथिक सर्कुलेशन वीक हो, किसी भी कारण से हो,
या वो पेन में कमी आएगी और धीरे धीरे आराम मिलेगा। लेकिन इंजरी हो गया है या फिर डिसलोकेशन हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, वो वापस आ सकता है जब तक कि उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है ना। अगर बॉडी का अलाइनमेंट गलत है, गलत तरीके से प्रेशर पड़ रहा है बॉडी पर, तो घुटना घिसेगा, घुटना पे दर्द बढ़ेगा, है ना। तो ठीक करने के साथ साथ ये ध्यान देना है कि उनके बॉडी का अलाइनमेंट, हमने बॉडी अलाइनमेंट का क्लासेस पिछले बार ली थी, उसमें हमने बताया था कैसे चेक करना है। यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल है, जिन्होंने नहीं देखा है उसको देख लीजिए। बॉडी अलाइनमेंट को कैसे सेट भी करना है, बेसिक स्तर पे हमने ये भी बात बताई थी। तो चाहे शोल्डर का पेन हो, चाहे नी पेन हो, चाहे हिप जॉइंट का पेन हो, बैक पेन हो, हील पेन हो, कहीं भी दर्द है, यहां तक कि हमने बताया कि या फिर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, आपको यूरिनरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, किसी भी सिस्टम का प्रॉब्लम है, किसी भी ज्वाइंट का प्रॉब्लम है, बॉडी का अलाइनमेंट पहले चेक करना है। और मैं बार बार इस बात को आप लोगों को दोहराता रहता हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि सर हो सकता है कि क्लास व्लास नया लाने वाले इसलिए बताते, बट वैसा बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकल है। आप खड़ा हो जाइए अभी इस प्लेन सरफेस पे, थोड़ा सा वेट एक तरफ बढ़ा करके देखिए, 5-2 मिनट खड़ा रह करके देखिए एक तरफ थोड़ा सा वेट, आपके घुटने में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, आपके हिप जॉइंट में लगेगा नीचे, पूरा बॉडी में नीचे फील होने लगेगा। एक साइड वेट जैसे ही बढ़ेगा उस साइड प्रेशर पड़ने लग जाएगा, और उस साइड के पूरा का पूरा भार जो बराबर समान रूप से दोनों तरफ पड़ना चाहिए था, वो किधर चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा एक साइडेड, और लंबे समय तक वो स्थिति बनी रहती है। तो हमारा उस साइड के जितने भी अलाइनमेंट है, स्पाइन का अलाइनमेंट इन बैलेंस, हिप का अलाइनमेंट इन बैलेंस, नी का अलाइनमेंट इन बैलेंस, सारा इनबैलेंस हो जाता है, और जब गलत प्रेशर पड़ के घुटना में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हेमंत जोशी जी फील किए, कुछ फीलिंग आ रहा? 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में ये रिफ्लेक्शन आता है। सोच लीजिए, हम आजकल इन सभी चीजों को रिसर्च करने के लिए हम आजकल क्या है ना कि आजकल पार्क जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि सारे लोग जो घुसते हैं पार्क में और वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, एकदम पूरा एनर्जी के साथ करते हैं, लेकिन अलाउ नहीं है वहां पे कि मैं किसी का वीडियो बना सकता हूँ या फिर कोई भी कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको वीडियो बना कर दिखाता तो आप खुद डायग्नोसिस कर लेते कि उसमें से 75% लोग गलत अलाइनमेंट है उन लोगों का, जो जो पोच चल रहे हैं वो ठीक होने के बाद उनका घुटना गिर जाएगा। तो पोस्चर करेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक वो इसी पोस्चर में चलेंगे ही चलेंगे। इसलिए हमने अभी स्टार्ट किया सभी पार्क में जाकर के बॉडी अलाइनमेंट का शिविर लगाने, है ना। सुबह सुबह जाएंगे, जितने भी चलने वाले लोग हैं उनको बुलाएंगे, बैठाएंगे, बोलेंगे आ देखिए आप गलत तरीके से चल रहे हैं, आप सही तरीके से चलिए। अवेयरनेस तो लाना पड़ेगा ना लोगों में, सही तरीके से चलिए, चाहे आप ही लोग नहीं सीखिए, आप लोग सिखाइए भी लोगों को, है ना। हम लोग एक प्रेशर वाले लोग जो हैं वो लोगों के लिए वरदान है ना। घुटना अगर हमारे शरण में, हम लोगों के शरण में कोई एक आ जाता है तो उसका कायाकल्प हो जाता है, उसका बॉडी रिपेयर हो जाता है, उसका अलाइनमेंट बॉडी का सही रहेगा। अब बॉडी अलाइनमेंट भी हम लोग ठीक करेंगे। और इस बार महिलाओं का ग्रुप हमारे कैरोप्रैक्टिक के ग्रुप में भरपूर हो गया है ना। बहुत सारे लोग बोलते थे कि लेडी लोग कैसे सीखेगी सर, तो इस बार जो है, इस बार के बैच में सिर्फ लेडीज ही हैं ना। जो 10-11 का बैच चलता है वो सब मैक्सिमम फीमेल ही है, दो तीन मेल स्टूडेंट हैं, बाकी सब फीमेल स्टूडेंट हैं। सब लोग सीखेंगे, सब लोग कैरोप्रैक्टिक करेंगे अच्छा से, करके दिखाएंगे कि लड़कियां भी कैरोप्रैक्टिक कर सकती हैं। हालांकि पिछले बैच में भी लड़की लोग थी जो कर सकती थी, लोगों को लगता है कि वो उठाना पड़ता है, पूरा वजन लगाना पड़ता है, कैसे होगा। तो बोन सेटिंग जो है वो वजन से नहीं होता है, वेट ताकत से नहीं होता है, किस से होता है, और ट्रिक से होता है, ट्रिक से होता है। तो ट्रिक लगा करके बोन सेटिंग करना पड़ता है। तो आप लोग भी बोन सेटिंग अपना अपना अलाइनमेंट जिस जिस तरीके से मालूम है वो कीजिएगा। और बॉडी अलाइनमेंट का ठीक करने का जनरल कुछ टेक्निक हमने बताया है, जो कि प्रीवियस क्लासेस में यूट्यूब पे अपलोड होगा। मैं आप लोगों को फिर से उसको अपलोड कर दूँ, करवा दूंगा, जिसको आप लोग देख करके अपना कम से कम ठीक रखिए, अपने फैमिली मेंबर का ठीक रखिए, तभी घुटना ठीक रख सकते हैं।
तो घुटने का एक पॉइंट जो मैंने बताया, ये ट्रायोजन और इंसेक्ट कोस्पोंडेंस सिस्टम के साथ इंक्लूडेड है। अगर किसी का घुटना आवाज करता है, साथ में खटखट का आवाज करता है, तो साथ में एक पॉइंट ले लीजिएगा टीसीएम का, UB11 नंबर पर लिख लीजिए पॉइंट कुछ। किसी भी ज्वाइंट, कोई भी ज्वाइंट अगर खटखट का आवाज करता है ना, घुमाते हैं शोल्डर तो खट खट कर रहा है, तो आप अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए ना, बाद में के चक्कर मत रहिए कि बाद में हम देखेंगे, पता चला कि तब तक तो लेट हो चुका होगा। अभी से ही ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। पॉइंट लिख लीजिए। एक तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया कि इस मिडिल ज्वाइंट पे ओवरवेट के कारण, है ना, अभी तो एक ही बताया था हमने। ओवरवेट के कारण अगर घुटना में दर्द हो, ओवरवेट या फिर ओल्ड एज वाले पेशेंट, या फिर कोई भी एज में प्रॉब्लम है, अगर बोन में कोई प्रॉब्लम हो गया है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि उनका बोन जो है वो घिस गया, तो ये बोन का भी फिंगर, ये चारों फिंगर अलग अलग लेयर को रिप्रेजेंट करता है। ये स्किन का फिंगर है, ये मसल्स का फिंगर है, मसल्स एंड लिगामेंट इसी में आता है। तो अगर किसी का लिगामेंट का प्रॉब्लम है, तो उसको घुटना का ट्रीटमेंट कहाँ करना होगा, इसमें करना होगा, मिडिल फिंगर। लिगामेंट का प्रॉब्लम है, मसल्स का प्रॉब्लम है, तो इसमें करना। या फिर मल्टीपल प्रॉब्लम है, मतलब कि उनको बोन का भी प्रॉब्लम है, उसके कारण मसल्स में भी दिक्कत हो गया है, तो आप किस फिंगर में करेंगे, मिडिल फिंगर में करेंगे। मिडिल फिंगर, मिडिल ज्वाइंट। ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, यही होता है, यही होता है ना। और सभी लोग लगभग इसी में ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, मेन कोस्पोंडेंस सिस्टम के अनुसार इसी में देते हैं प्रेशर। लेकिन आज का आपका जो कॉन्शसनेस का जो लेयर है, जो एक लेयर और ऊपर उठ करके इसमें ट्रीटमेंट करेंगे, इसको सिर्फ कोस्पोंडेंस सिस्टम समझ करके ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको क्या समझ के ट्रीटमेंट करेंगे, इसको आप ट्रायोजन के कॉन्शसनेस से, ये या एक तो ये मसल्स का फिंगर है ना, मेन कोस्पोंडेंस सिस्टम के अनुसार यहाँ पे तो नी का पॉइंट है ही, साथ ही साथ ट्रायोजन कॉन्सेप्ट के अनुसार, ट्रायोजन के अनुसार ये मसल्स का फिंगर है, मसल्स का। मसल्स प्लस लिगामेंट। तो यहाँ पे सिर्फ मसाज करके ट्रीटमेंट करेंगे, जो ट्रायोजन वाले जो लोग हैं, तो ट्रायोजन के हिसाब से निडल भी लगा सकते हैं, ट्रायोजन के अनुसार निडल लगा सकते हैं। क्या करेंगे, पेन है तो क्या करेंगे, एनी फिंगर, एनी ज्वाइंट हेट्रोसिडेशन, होमोटोनिफिकेशन, न्यूट्रोटोनिफिकेशन, न्यूट्रो लोकल इंफॉर्मेशन एंड न्यूट्रो मेन इंफॉर्मेशन, लोकल एंड मेन। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, डाल देंगे, फिर से डाल देंगे। तो ये ट्रायोजन में भी बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है, बट यहाँ पे कॉन्शसनेस का लेवल अगर आप हाई रखेंगे कि किस हिसाब से इस ज्वाइंट का सिलेक्शन किया है, एक तो कोस्पोंडेंस वाइज है, दूसरा ये बॉडी प्लस वेट प्लस एज प्लस सब कुछ है इस यहाँ पे। तो ये जो का जितना अच्छा कॉन्शसनेस होगा, पॉइंट से ज्यादा क्या काम करता है ये, हेट्रो होमो न्यूट्रो न्यूटो से ज्यादा क्या काम करता है, इसका कॉन्शसनेस काम करता है। सेम निडिल सेम प्लेस पे कोई अनजाना व्यक्ति लगा देगा, आपको देख लिया लगाते हुए, चांबी लगा लेते हो, काम नहीं करेगा। लेकिन आपने अगर सही कॉन्शसनेस से लगाया है,
तो बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो बेसिक ही अभी जानते हैं। टुंग एक्यूपंक्चर के अनुसार, टुंग एक्यूपंक्चर के अनुसार नी पेन के लिए इसी इसी फिंगर में 4 पॉइंट हैं जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। जहां पे हम परपेंडिकुलर निडल लगाते हैं, या फिर हम तो कभी कभी जो निडल से डरते हैं सीड्स भी लगा देते हैं, बट यहाँ पे निडल लगाया था। ये 4 पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर निडल लगा दीजिए, और निडल जैसे सुजोक में लगाते हैं वैसे नहीं, कम से कम हाफ चून निडल अंदर चला जाए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इधर से निकल गया, उधर से ऊपर से लगाएंगे और इस साइड से लगेगा कि निकल गया, ऐसा हो जाता है, बट पेन नहीं करता है। अगर आप सही तरीके से पल्पिटेट करके पकड़ करके अच्छे से ज्वाइंट को लगाएंगे तो बहुत ही, ये भी ज्वाइंट्स पेन के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। हमने इसको यूज किया है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी यूज करते हैं। बॉडी अलाइनमेंट की वीडियो भेज देंगे। बॉडी अलाइनमेंट बेसिक स्तर पे हुआ है ना। हमने डायग्नोसिस करना बताया, कैसे डायग्नोसिस होता है, किस तरह से आप अपना बॉडी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, और मैनुअली एक्यूप्रेशर के माध्यम से उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और कभी होगा डे में टाइम में क्लास, क्योंकि वो उसके लिए हम उसका अलाइनमेंट या फिर किसी भी तरह का एक्सरसाइज थेरेपी के लिए डे आवर में क्लास होगा तभी जाकर के पॉसिबल है। क्योंकि पूरा प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट के लिए पेशेंट का पोजीशन सही होना चाहिए। ट्रीटमेंट करते समय वो कहीं भी बैठ करके नहीं किया जा सकता है। उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वो सब मेजरमेंट के बाद बॉडी अलाइनमेंट सेट होता है। तो ऐसा नहीं कि कहीं भी उसको बताया जा सकता है, कहीं भी उसको कराया जा सकता है। तो उसका बेड अलग होता है बॉडी अलाइनमेंट का, है ना। कि आपको किस उसमें हाइड्रोलिक बेड होता है, जिससे पेशेंट के हाइट के अनुसार, आपके हाइट के अनुसार बेड को एडजस्ट किया जाता है कि इसको इनके बॉडी के अनुसार इन इसका हाइट इतना होगा, इस पेशेंट के अनुसार, इस डॉक्टर के अनुसार इस पेशेंट का ट्रीटमेंट का हाइट इतना हो। तो बेड का भी हाइड्रोल फिक्स वाला बेड पे भी काम नहीं चलता है। इस बेड का भी हाइड्रोलिक होना जरूरी होता है, तभी वो सेट हो पाता है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी जनरल बेड पे ही करते हैं, हम लोग भी जनरल पे ही करते हैं। जब होगा तो हाइड्रोलिक भी लेंगे तो और भी अच्छे से काम करेगा। अभी थोड़ा हम लोग को स्टूल स्टूल लगाना पड़ता है अपने हिसाब से, हाइट बढ़ाने घटाने के लिए। खुद चढ़ जाते हैं ऊपर, बेड छोटा हो जाता है। जब छोटा बेड को छोटा करना होता है, हाइट कम, तो हम खुद ऊपर चले जाते हैं, हाइट बराबर हो जाता है। तो डे टाइम में कभी आप लोग कीजिएगा तो बॉडी अलाइनमेंट का भी थोड़ा बेसिक हम बता देंगे आप लोगों को, ताकि बेसिक स्तर पे, हालांकि बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, है ना। सो स्केपुला, पेल्विक, हिप, है ना, से लेकर के तो हमारा जो मीडियल मीडियल मैलुलस एंड टोज, इस 4-5 लेयर पे हमें चेक करना होता है, डायग्नोस और बैठाना होता है, तभी जाकर के ठीक होता है। तो टर्न बैलेंस सिस्टम के हिसाब से मैंने 4 पॉइंट बताया आप लोगों को, और सबसे पॉपुलर है प्रोफेसर पार्क जोसर का नी पेन के लिए, जो आप सभी लोग भी यूज करते हैं, बट हो सकता है कुछ लोग, क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल है? इम्यून है प्रोटोकॉल। तो 6 की में लिख लीजिएगा, 6 की में जो प्रोटोकॉल है आप लोगों को पता होगा, देख मेरा पेन, कि हॉट, रेंट, ड्राई। और यहाँ पे हॉट हमारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ड्राई क्या है, इम्यून सिस्टम है। एंड लंग्स हमारा इम्यून सिस्टम का फिंगर हो जाता है। एंड
उस लंग्स में अगर किसी का बोन घिस गया है ना, तो वहां पे हमें क्या करना होता है। हालांकि जब भी बोन घिस जाएगा तो मसल्स में भी इन्फ्लामेशन आना ही आना है। तो पेन ज्यादातर मसल्स कर रहा होता है। तो स्टार्टिंग में हमें मसल्स इम्यून का ही प्रोटोकॉल लगाना चाहिए। इसलिए लंग्स का विंड को रेंट करके लीवर में जाकर लीवर का ड्राई सिडेट, हीट टोन एंड कोल्ड सिडेट, पेरिकार्डियम ड्राई सिडेट एंड थोड़ा सीवी ड्राई सिडेट। ये प्रोटोकॉल बहुत जबरदस्त काम करता है। बोन भी घिस गया उसमें, और घुटने के दर्द में आपको फर्स्ट डे से बहुत अच्छा आराम मिलता है। सर स्किन नॉट, स्किन नहीं दिख रहा है। एक मिनट, अभी दिख रहा है। दिख रहा होगा ना। हाँ रिटर्न, हाँ लगता है इरेज हो गया वो। फिर से लिखना पड़ेगा। हमने लिखा था हॉट, रेंट, ड्राई, लंग्स, रेंट, विंड, और कॉन्शसनेस भी लिख लीजिएगा। पहले लिख लीजिए इसको, फिर जो नए लोग हैं, बाकी पुराने लोगों को तो पता है सबका कॉन्शसनेस। लीवर, ड्राई सिडेट, हीट टोन एंड कोल्ड सिडेट, पेरिकार्डियम ड्राई सिडेट एंड सीवी ड्राई सिडेट। तो ये मसल्स इम्यून का प्रोटोकॉल है। अभी दिख रहा है ना। ये हॉट ड्राई रेंट हुआ हमारा। हॉट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था, और सर्कुलेटरी सिस्टम, और ड्राई हमारा इम्यून सिस्टम था, है ना। तो हॉट रेंट ड्राई मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम से हम लोग इम्यून सिस्टम को रेंट किए। लंग्स हमारा क्या हो गया, इम्यून सिस्टम का मेरिडियन हो गया। एंड उसके विंड पे मसल्स इम्यून था। तो जैसे हमने विंड, अच्छा ये पहले से जो लिखा हुआ था अभी हम नहीं लिख रहे हैं, बट ये हॉट रेंट ड्राई लिखा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे। हॉट, हाँ वो देखिए। हाँ वो लिख नहीं रहे, हम तो समझा रहे थे। इतना देर में तो आप लोग, जो देखिए ये ट्रीटमेंट जो 6 की वाले लोग हैं वही कर सकते हैं। जो 6 की जो इससे पहले हमने बताया वो कोई भी कर सकते हैं। लेकिन इसे करने के लिए आपके पास ज्ञान होना जरूरी है ना, सुजोग का, तभी आप कर सकते हैं। ऐसे पॉसिबल नहीं है। मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट क्लासेस जो हम लोग का कल है, जॉइंट्स पेन का, उसे कल ना करके हम लोग परसों डे टाइम में कर लेते हैं। ताकि कुछ घुटना का पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बहुत बताया है। तो उसमें एक्सरसाइज क्या क्या करना है, कैसे करना है ना, वो मैं आप लोगों को बता दूं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कल संडे, कल तो ऐसे भी हम लोग का क्लासेस चलता रहता है, वहां पे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। कल अगर, कल भी कर सकते हैं डे टाइम। हाँ अभी टाइम आप लोगों के ग्रुप में डाल देते हैं, और आप सभी लोग है ना वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा डे टाइम में। और हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी उसका सीखेंगे, कैसे उसका एक्सरसाइज करना है। इवनिंग में पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि
जो नहीं कर पाएंगे वो वीडियो देख लीजिएगा, हम रिकॉर्डिंग करवा लेंगे। क्योंकि हम चाह रहे थे कुछ आप लोग, आज भी हमने कोशिश किया था कि आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज में बताऊं घुटने का, जो जरूरी है ना जल्दी। क्योंकि 6 ऑफ मंथ में तो घुटना का मैंने पहले भी बहुत सारा इससे अच्छा अच्छा वेबिनार बना हुआ है, जो मेरे यूट्यूब के जो ये है चैनल है उस पे अवेलेबल होगा। सभी ज्वाइंट्स का अलग अलग एक एक दिन का 2-2 घंटे का वीडियो होगा पड़ा हुआ। आपको नहीं होगा तो अभी हमें ग्रुप में डलवा दूंगा, फिर से उसको देख लेंगे। लेकिन मैंने कभी एक्सरसाइज उसका नहीं बताया है ना, कि किस प्रॉब्लम का किस तरह से एक्सरसाइज करना है, तो या फिर बॉडी का करेक्शन कैसे करना है। तो वो सब चीजें मैं प्रयास करूंगा कि कल आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो इसलिए आप डे टाइम, कल संडे भी है, डे टाइम में ज्वाइन कीजिए, 12 बजे करीब आप लोग ज्वाइन कीजिए। 12 से 1 का टाइम रहेगा। तो 11 से 12 हम लोग का क्लास है ऑफलाइन का, उन लोगों का ऑफ हो जाएगा। 12 से 1 उन्हीं स्टूडेंट में से 2-4 लोगों को पकड़ेंगे, उन लोगों में प्रैक्टिकल होगा, उन्हीं लोगों पे वो लोग भी सीख जाएंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं टाइम से 12 बजे, ठीक है। कुछ जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे वो वीडियो देख लेंगे। और भी कोई क्वेश्चन है बाकी बचा हुआ आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ। भैया, क्या बोल रहे, नहीं खाएंगे? अरे कौची खाएगा? ओके, स्माइल, थैंक यू। माय इवनिंग सर। स्माइल इवनिंग अनुपम जी, कैसे हैं? बस ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब एक बात बताइए, अगर सर्वाइकल में पेन है, सिर में चक्कर आ रहे हैं, सर्वाइकल में पेन के कारण या कोई प्रॉब्लम है जिससे सिर में चक्कर आते आवाज आपका हैं? ठीक नहीं आ रहा है अनुपम मुखर्जी, आवाज कम आ रहा है मेरे पास तो, साउंड पूरा की फिर से बोलिए थोड़ा। सर अगर सर्वाइकल एरिया में कुछ शायद प्रॉब्लम है, या सिर में जैसे वर्टिगो वाला चक्कर नहीं है, वैसे ही सर में चक्कर आ रहे हैं, हम्म। कभी भी ऐसे लग रहा है सर घूमता है कभी भी जब लेट के उठो तो हम्म। अगर वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम मानेंगे, या सर में कोई और प्रॉब्लम भी हो, या स्पाइन में हो सकती है सर? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरा ऑटो। कंप्रेशन है स्पाइन में, हाँ, कंप्रेशन तो है मेरा स्पाइन में। सर्वाइकल में। सर्वाइकल में नहीं है, थोरैसिक में है। नहीं नहीं, थोरोसिक से नहीं जाएगा, सर्वाइकल से स्पाइन में माइग्रेन का ये चक्कर आएगा, वर्टिगो का प्रॉब्लम होता है। या फिर ईयर का कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? सबसे ज्यादा वर्टिगो सर जो होता है। टेनिटस की प्रॉब्लम है, मेरे को हाँ। टेनिटस है। हाँ, तो उससे हो रहा है। कान की प्रॉब्लम के कारण सबसे ज्यादा वर्टिगो का प्रॉब्लम है। सर्वाइकल से ज्यादा वर्टिगो का प्रॉब्लम ईयर प्रॉब्लम के कारण होता सर जोर जोर से नहीं घूमता है, अब तो सिर्फ है। ऐसे होता है कि कोई झूला आता है जैसे सिर हम में। तो बता रहे वही, वो हल्का फुल्का भी हो तो कान का पॉइंट अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए, है ना। जो टिनिटस भी ठीक हो जाएगा और सर्वाइकल का जो आपका वर्टिगो है वो भी ठीक हो जाएगा। सर बताएंगे पॉइंट? कान का point हाँ जरूर बताएंगे। सर, कल बता दीजिएगा आप, अगर अभी नहीं बता पाएंगे, नहीं नहीं, जैसे आपकी मन। देखिए, कान के लिए सबसे पहले हमें एसआई 3 नंबर पॉइंट बहुत ही अच्छा काम है ना। ओके। एसआई का 3 नंबर पॉइंट यूज कीजिए, बहुत ही जबरदस्त काम करता है वो। और हम सभी लोगों में ट्राइवर्जन में भी स्मॉल फिंगर हमारा कान को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस कान में प्रॉब्लम है, किस कान में प्रॉब्लम है, लेफ्ट। दोनों में है सर, दोनों में टिनिटस है। तो किस फिंगर में करेंगे ट्रीटमेंट? सर न्यूटो फिंगर, न्यूट्रल फिंगर किस जॉइंट में करेंगे? मिडल, मिडिल मिडल जॉइंट में जॉइंट। दोनों कान है ना, इसलिए। हाँ, तो आप तो पढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा? फोर एंड नो, फोर एंड नो, है ना। फोर एंड नो। फर्स्ट ओके। स्टेप। सेकेंड स्टेप, वही थंब का हेड हेड ज्वाइंट, हेड ज्वाइंट हेट्रो पॉइंट रेन। सर एक मिनट में लिखना, 1 मिनट सर प्लीज। सेंस हाँ ऑर्गन्स जी का सर, बताइए प्लीज। हाँ, हेड ज्वाइंट। फोर एंड नो, हेड जॉइंट। हाँ, होड एंड नो रेंट की, उसके बाद हेड ज्वाइंट पे गए, वही थंब का फर्स्ट ज्वाइंट, है हाँ ना। जी। उसके हेट्रो पॉइंट को रेंट किए, वो हमारा ओके। हेड ज्वाइंट हो गया, है ना। हो रेंट नो क्या था? हो रेंट नो था हमारा बॉडी का न्यूटो फिंगर रेंट करते, न्यूटो पॉइंट रेंट करते तो फोर कोस्पोंडेंस सिस्टम ओपन हो जाता हाँ सर, ठीक है है। ठीक है। मेन कोस्पोंडेंस सिस्टम के अनुसार थंब, थंब इज हेड,
यस सर, जॉइंट हमारा हेड को रिप्रेजेंट किया और उसके बिल्कुल, हेड पॉइंट को रेंट किया, तो 4 सेंस ऑर्गन ओपन। ओके, न्यूटो फिंगर का से काम है, न्यूटो फिंगर में हमारा क्या है, ईयर है ना, न्यूटो फिंगर में ही है ना ईयर। हाँ जी, हाँ जी, ओके, तो तो न्यूटो में ही है मेरे ख्याल से, न्यूटो हाँ के जी न्यूट्रो ज्वाइंट पे जाकर अब वर्टिको क्या हो रहा है, झिंझना, मेन प्रॉब्लम क्या है वहां पे, अगर आप सर। डीप लेयर में जाएं तो कान हम्म, के जो नर्व है ना, वो टिंटस में था कि सूख रहा होता। ओके, तो आप क्या कीजिए, उस न्यूट्रो ज्वाइंट पे जाकर के एक रेंटिंग कीजिए, होमो पॉइंट रेंट। ओके क्यों रेंट किया होमो पॉइंट? सर, क्योंकि चक्कर आ रहे हैं, नहीं, होमो कम करेंगे। नहीं, चक्कर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उसके कम्युनिकेशन में जा रहे हैं, कान के कम्युनिकेशन में जा रहे हैं, उसके ओके, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रहा है, ओके, उसके नर्व में प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, तो जैसे ही आप होमो पॉइंट रेंट किए तो कम्युनिकेशन सिस्टम ओपन हो गया, और न्यूटो फिंगर में ही कम्युनिकेशन सिस्टम है। ओके। तो नर्व कहाँ पे है? नर्व नर्व हमारी सबसे ऊपर है सर, न्यूटो ज्वाइंट पे है। वहां न्यूटो पे जॉइंट पे है। वो क्या हो रहा है, सूख रहा है। तो हम्म, सूख रहा है मतलब क्या हो गया, कौन सी एनर्जी, कॉन्ट्रैक्शन एनर्जी बढ़ रही है उसमें। तो क्या करना ओके, पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन, सिडेशन, एक्सपांशन, टोनिफिकेशन, है ना। तो हाँ जी, होमोसिडेशन, हेट्रोटोनिफिकेशन, हाँ हाँ, न्यूट्रोटोनिफिकेशन एंड हम्म, न्यूटो इन्फॉर्मेशन। ठीक है अब सर, ये क्या हुआ, उसके रूट का ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि हम्म, जब आप ट्रीटमेंट करते उसी जॉइंट पे तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता, हेट्रोसीडेशन का ट्रीटमेंट करना पड़ता, क्योंकि यस ऑलरेडी सर, कुछ झंझनाहट स्टार्ट हो, हेट्रो बढ़ा हुआ है वहां पे। लेकिन वो झंझनाहट क्यों बढ़ा हुआ था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन था, यस सर, है ना। ब्लड सूख रही है, उसको बढ़ाना है, ठीक हाँ, है, तो अब हम लोग कहाँ पे पहुंच के ट्रीटमेंट किए, हम नर्व में पहुंच गए। अब उसका जो डिजनरेशन है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, हम उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उसका ट्रीटमेंट ठीक है करके सर, आप एक इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, बस हो गया काम। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, ओके, कल फिर मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज थेरेपी के साथ। स्माइल, थैंक यू। ओके, थैंक यू स्माइल, थैंक यू सर।